बच्चों, तो यहाँ पे अब वेव का कुछ दूसरा पार्ट है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पार्टिकल एक्सेलेरेशन, पार्टिकल वेलोसिटी तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि पार्टिकल वेलोसिटी कितना होता है, ठीक है। पार्टिकल वेलोसिटी का स्लोप ऑफ द वेव जो होता है उसका क्या रिलेशन होता है वो डिस्कस कर दिया था मैंने। ना यहाँ पे देखें तो पार्टिकल एक्सेलेरेशन, तो पार्टिकल अगर इक्वेशन आप देखें डिस्प्लेसमेंट का, तो y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेक्स एक्स कांस्टेंट। सो दिस इज v इजकल टू, ये तो पहले भी हमने निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इजकल टू दिस इज डी वाई अपॉन डी टी। सो दिस इज ए ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन और डिफ्रेंशिएटिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी को आप डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। सो एक्सेलेरेशन इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो दिस इजकल टू ए इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है आपका वाई है। सो दिस इज ए इजकल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलेरेशन, सो अगर मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलेरेशन देखें तो ए इजकल टू ए नॉट, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। सो दिस इज ओमेगा इजकल टू 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू ए। पार्टिकल एक्सेलेरेशन इज अहेड ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन अ फेज ऑफ पाई रेडियन। बाउंड्री इफेक्ट, देखो बाउंड्री इफेक्ट में क्या होता है कि जब वेव है और ये कोई किसी स्ट्रिंग में या कहीं पे भी वेव है, अगर उसको एक जैसे यहाँ पे जो हमने केस लिया, इसमें लिया कि एक स्ट्रिंग लिया है और उसको कहीं इस किसी एंड पे एक एंड को फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पे हमने वेव डेवलप करवाया वहाँ पे, ठीक है, डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट करवाया। या फिर जो एक एंड जहाँ पे आपने उसको फिक्स किया है वहाँ पे उसको फ्लैक्सिबल दे दिया आपने, कि मतलब एक रिंग में बांध दिया कि ऊपर नीचे भी जा सकता है, तो फ्री बाउंड्री हो गया। तो यहाँ पे कैसे वेव का रिफ्लेक्शन जब वेव का होता है, तो एक्चुअली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि वेव आखिर रिफ्लेक्ट जब करता है, कहीं से टकरा करके जब रिफ्लेक्ट करता है तो कैसा उसका इक्वेशन वगैरह क्या बनते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, तो व्हेन ए ट्रेवलिंग वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रिजिड बाउंड्री, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक विद ए फेज रिवर्सल। फेज जो है बेटा चेंज हो जाता है, और फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन। इंसिडेंट पे बाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी अगर माइनस के एक्स होता है, जैसे अगर ये एक वेव यहाँ पे गया है, बाउंड्री अगर फिक्स है, यहाँ पे बाउंड्री क्या है, फिक्स, तो फिक्स बाउंड्री पे जब जाकर के वेव टकराता है तो जो रिफ्लेक्ट होता है, तो जैसे अगर जा रहा है क्रस्ट, तो आएगा आपका रिटर्न जो वेव मिलेगा वो ट्रफ मिलेगा। मतलब अगर बाउंड्री पे यहाँ पे जाकर के अगर क्रस्ट टकराया है बेटा, तो रिटर्न जो होगा आपका वो क्या होगा, ट्रफ रिटर्न होने वाला है। ये अगर जाएगा तो ये आपको वापस यहाँ पे मिलेगा। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद फेज का पाई से चेंज हो जाता है फेज, ठीक है, और डायरेक्शन भी चेंज हो गया। सो फाइनल इक्वेशन, अगर इनकमिंग वेव जो है वाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो जो आउटगोइंग मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव मिलेगा, सबसे पहले तो आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो के एक्स माइनस के एक्स क्यों आया, क्योंकि वेव हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में था। तो जब मतलब कि इस हाँ फॉरवर्ड ये या फिर लेफ्ट साइड बोल लीजिए, राइट साइड बोल लीजिए, जब लेफ्ट साइड आएगा अपोजिट डायरेक्शन में जब आएगा बेटा, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। और माइनस साइन किस लिए आया है, क्योंकि फेज रिवर्सल हुआ है, तो इसीलिए माइनस आया है यहाँ पे। और अगर फ्री बाउंड्री है, फ्री बाउंड्री कैसे बनाया हमने, यहाँ पे एक रिंग ले लिया और रिंग में अगर हमने स्ट्रिंग को बांध दिया, तो ये कैसा हो गया, फ्री बाउंड्री हो गया। तो फ्री बाउंड्री के केस में क्या होता है, सो दिस इज कल टू वाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। सो दिस इज जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वेव है, सबसे पहले तो वेव जाएगा, अगर क्रस्ट जाएगा बेटा तो क्रस्ट ही यहाँ पे आपको मिलना है, ट्रफ जाएगा तो ट्रफ ही मतलब यहाँ पे फेज रिवर्सल नहीं होता है। तो अगर y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, तो रिवर्स जो रिफ्लेक्शन के बाद वेव मिलेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, सिर्फ यहाँ पे जो ओमेगा टी माइनस के एक्स था वहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। ए वेव सफर्स नो फेज चेंज ड्यूरिंग इट्स रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए वन मीडियम टू अनदर। ए वेव सफर्स नो फेज चेंज, कोई फेज चेंज नहीं होता ड्यूरिंग इट्स रिफ्रैक्शन from one medium to another. Principle of superposition of waves. The principle of superposition of waves states that when a number of waves travel through a medium simultaneously, the resultant displacement of any particle of the medium at any time is equal to the algebraic sum of the displacement due to the individual waves.
जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है इसमें है कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स स्टेट थ्रू ए मीडियम साइमल्टेनियसली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा वेव आपस में मिलते हैं, एक साथ जब वेव मिलते हैं, the resultant displacement of any particle of the medium at any given time is equal to the algebraic sum of the displacement due to the individual waves. अगर y1, y2, y3, yn displacement due to wave acting separately है according to the principle of superposition, resultant displacement y is equal to y1 plus y2 plus y3 plus dot 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 yn होता है. A superposition of two identical pulses traveling towards each other, देखो इस तरह से ईच अदर ट्रेवल कर रहा है तो दिखा रखे हमने. सुपरपोजिशन ऑफ टू पल्सेज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट शेप्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. इसके बाद है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है? द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड इन अ मीडियम गिव्स राइज टू ए न्यू वेव्स in the same medium whose amplitude is different from the amplitude of the superposing waves. This phenomenon is called interference of waves. इसको हम interference of waves कहते हैं. Types of interference क्या है? दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं. देखो यहाँ पे दो वेव्स आपस में जब मीट किए हैं, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव एक होता है. टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस जो होता है दो तरह का होता है. एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा कि दो वेव सेम डिफरेंट एम्पलीट्यूड का हो सकता है. टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन with same speed superpose each other such that the resultant displacement is more than the individual waves. अगर फेज सेम है, दो वेव सेम वेवलेंथ का सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में अगर आपस में मिलता है दो वेव्स, तो इस तरह से जब वेव्स दोनों मिलते हैं बेटा, तो एक का मान लिया जाए कि एम्पलीट्यूड y1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड y2 है, तो रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा बेटा y1 प्लस y2 होगा. इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये सब रहने दीजिए, ठीक है. इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा कि एक वेव जो होता है द वेव्स ऑफ इक्वल वेवलेंथ बट अपोजिट डिस्प्लेसमेंट सुपरपोज ऑन ईच अदर सच दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट. एक वेव ये है बेटा, दूसरा वेव ये है, दोनों आपस में मिला है. एक वेव ऊपर से, दूसरा वेव नीचे से, दोनों आपस में जब मिला है तो एक का एम्पलीट्यूड ऊपर है, एक का एम्पलीट्यूड नीचे, तो माइनस होगा. मतलब कि दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्टेंट वेव के लिए. तो जो रिजल्टेंट वेव होता है बेटा यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से हमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ y इक्वल टू y1 माइनस y2. इंटेंसिटी जो होता है बेटा एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है. उसके बाद है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. इसमें फेज डिफरेंस के लिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू n इंटू 2 होता है, वेर n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन. एंड पाथ डिफरेंस की अगर बात करें तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा x इक्वल टू n इंटू लेमडा होता है. अगर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 इंटू पाई होता है एंड पाथ डिफरेंस जो होता है दिस इज लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5 होता है, वेर n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन. इसके बाद है स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स. हालांकि ये जो आपने पढ़ा बेटा इसकी ज़रूरत 12th में पढ़ने वाली है, यहाँ पे इसकी कुछ खास ज़रूरत अभी नहीं है. नेक्स्ट में स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है. स्टेशनरी वेव्स क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है. When two identical waves of same amplitude and frequency traveling in opposite direction with the same speed along the same path superpose each other, the resultant wave does not travel in either direction and is called the stationary wave. दो waves same amplitude, same frequency traveling in opposite direction with same speed along the same path superpose each other. अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो जो रिजल्टेंट वेव बनता है बेटा वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता है. द रिजल्टेंट वेव डज नॉट ट्रेवल इन द आइदर डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड अ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स. इसको हम स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं. लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड डू नॉट चेंज विथ टाइम. जो पोजीशन होता है नोड और एंटी नोड का वो टाइम के साथ में चेंज नहीं करता है. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अलॉन्ग द मीडियम इन आइदर डायरेक्शन. अ स्टेशनरी वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन ए फाइनाइट मीडियम विच हैज़ इट्स बाउंड्रीज. टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव्स. ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स.
When two identical transverse waves traveling in opposite direction overlap, a transverse stationary wave is formed. Longitudinal में when two identical longitudinal waves traveling in opposite direction overlap, a longitudinal stationary wave is formed. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हालांकि इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, ये बस बता रखा है कि देखो एक वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, दूसरा वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, दोनों जब आपस में मिलेगा बेटा तो इस तरह के यहाँ पे फॉर्मेशन होते रहते हैं, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है उसको हम नोड कहते हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है उसको एंटी नोड। जैसे अगर इसको देखो Ty4 पे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंटी नोड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, मिनिमम, तो इसको बोलते हैं नोड। यहाँ पे फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज नोड। यहाँ पे फिर एंटी नोड, यहाँ पे कितना, नोड। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बाय एनालिटिकली, ये अब आपके बोर्ड में आता है, ग्राफिकल मेथड वाला नहीं आता है, एनालिटिकल मेथड आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे एनालिटिकली हम कैसे करते हैं। कंसीडर टू साइनसोइडल वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग अलॉन्ग एक्स ट्रेवलिंग ए लॉन्ग स्ट्रिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में करके आपको दिखाता हूँ। यहीं पे कर लेते हैं बेटा इसको भी। फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स हम पढ़ रहे हैं बाय एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मैंने जैसा कहा कि बोर्ड में नहीं आता है, एनालिटिकल मेथड आता है बोर्ड में। तो इसमें दो वेव्स हमने लिए हैं बेटा, एक लिए हमने y1 इज इक्वल टू दिस इज a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग x डायरेक्शन। एक लिया है y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। According to principle of superposition, resultant wave y is equal to y1 plus y2. So this is y is equal to a sin omega t minus kx plus a sin omega t plus kx. So दोनों को जब हम यहाँ पे साइन a माइनस बी, साइन सी माइनस डी, साइन सी प्लस डी का जो फार्मूला होता है उसको यूज करेंगे तो फाइनली यहाँ पे आ जाता है y is equal to 2a cos kx sin omega t, and here 2a cos kx is equal to amplitude of resultant wave and this is equal to a dash होता है यहाँ पे, changes with position x, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम मिलेगा, कब मिनिमम मिलेगा, ये हम निकालेंगे अब, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी जीरो। अगर जीरो होता है तो जीरो कौन होगा, तो 2 तो जीरो हो नहीं सकता, a तो जीरो हो नहीं सकता, जीरो कौन होगा, कॉस के एक्स जीरो होगा। तो जो cos के एक्स जीरो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो cos के एक्स जीरो कब होगा, जब cos के एक्स जीरो होगा तो के एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, π/2, 3π/2, 5π/2, ये सब पोजीशन आ गए। सो के एक्स इजकल टू इन जनरल कितना हो जाएगा, 2n+1, दिस इज π/2। सो के की वैल्यू 2π/λ होता है, इंटू एक्स इजकल टू 2n+1 इंटू π/2। सो एक्स इजकल टू हो गया 2n+1 इंटू λ/4। सो एक्स इजकल टू हो गया बेटा λ/4, 3λ/4, 5λ/4, 7λ/4। तो ये सब वो सब पॉइंट है जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू, एम्पलीट्यूड जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। दीज पोजिशंस ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड दैट इज डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड नोड्स। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है बेटा उस पॉइंट को हम नोड्स कहते हैं। सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स इज, तो अगर दो का डिफरेंस निकाल ले बेटा λ/4 और 3λ/4, तो अगर डिफरेंस निकालोगे तो दिस इज λ/2 आ जाएगा। मतलब टू कंजिक्यूटिव नोड जो होता है उसके बीच का डिफरेंस जो होता है λ/2 होता है। एम्पलीट्यूड विल हैव ए मैक्सिमम जब एम्पलीट्यूड होगा तो उसको हम एंटी नोड कहते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब cos के एक्स की वैल्यू +-1 हो जाए, तो के एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, पाई हो जाए, 2π हो जाए, 3π हो जाए, 4π हो जाए। सो के एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज n π हो जाएगा इन जनरल। के की वैल्यू 2π/λ इंटू एक्स इजकल टू n π। सो एक्स इजकल टू 0, π, λ/2, λ, 3λ/2, ये सब हो जाएगा। सो पोजिशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोड्स। एंटी नोड्स आर सेपरेटेड बाई λ/2। अब यहाँ पे देखें तो चेंजेज, तो ये सब पॉइंट्स मिल गए कहाँ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब कि आपको एंटी नोड यहाँ पे मिलेंगे। चेंज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो एट ऑल पॉइंट्स y इजकल टू दिस, ठीक है। हालांकि इसकी टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही याद रखिए कि किस किस पोजीशन पे नोड और किस किस पोजीशन पे एंटी नोड मिलते हैं। ये टाइम निकाला गया कि अगर टाइम निकालना चाहें आप कि कौन कौन से टाइम पे आपको नोड मिला है, कौन कौन से टाइम पे एंटी नोड मिला है, तो उसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हालांकि इतना करने की जरूरत आपको नहीं है बोर्ड में। तो डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो एट ऑल पॉइंट्स y इजकल टू 2a cos के एक्स sin ओमेगा t, sin ओमेगा t इजकल टू 0 हो गया तो ओमेगा t इजकल टू 0, π, 2π एंड सो ऑन। तो t इजकल टू हो गया 0, t/2, 3t/2 एंड सो ऑन। डिस्प्लेसमेंट बिकम मैक्सिमम एट पॉइंट sin ओमेगा t इजकल टू +-1 हो गया। सो ओमेगा t इजकल टू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सब हो गया टाइम, ठीक है।
इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स जो हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई टू। स्टेशनरी वेव्स हैज सेम वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड as the two component waves. Amplitude of the particle are different at different points. Maximum velocity is different at different point. ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट में है बेटा डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, स्टेशनरी वेव्स क्या होता है। नंबर 1 पॉइंट, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स फॉरवर्ड विथ ए डिफिनिट वेलोसिटी। द डिस्टर्बेंस रिमेन्स कन्फाइंड टू ए रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस। स्टेशनरी वेव तो ट्रेवल ही नहीं करता है बेटा। Next, each particle of the medium executes SHM about its mean position with the same amplitude. Progressive wave में, stationary wave में except nodes, all particles of the medium execute simple harmonic motion with varying amplitude. Nodes का कोई ट्रेवल वहाँ पे नहीं होता है। Next, no particle of the medium is permanently at rest, but the particle of the medium at nodes are permanently at rest. Next, there is a flow of energy across every plane along the direction of propagation of the wave. Energy of one region remains confined in that region. तो ये सारे इसके डिफरेंसेस थे। इसके बाद है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है स्ट्रिंग में अगर दोनों एंड जो है आपका फिक्स है। देखो सबसे पहला जो वेव का डेवलपमेंट होगा यहाँ पे स्टेशनरी वेव में, अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड है दोनों एंड पे, तो एक यहाँ पे फिक्स है, एक यहाँ पे फिक्स है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रिंग को नीचे खींचा और खींच करके छोड़ दिया, तो स्ट्रिंग कहाँ गया, ऊपर। तो फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन ये होगा बेटा। अब यहाँ अगर फर्स्ट वेव का ये फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें आप जानते हैं कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है उसको नोड बोलते हैं। तो दो नोड हो गया, बीच वाला क्या हो गया, एंटी नोड। तो यहाँ पे नोड हो गया, यहाँ पे नोड हो गया और यहाँ पे बीच में क्या हुआ, एंटी नोड हो गया। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट मोड क्या हो जाएगा, तो दिस इज द फर्स्ट मोड एंड दिस इज द फंडामेंटल मोड। अब नेक्स्ट मोड, इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, तो एक नोड और एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कितने नोड हैं यहाँ पे, दो नोड हैं, तो एक बढ़ेंगे तो और क्या हो जाएंगे, तीन नोड हो जाएंगे। एंटी नोड कितने हो जाएंगे, दो एंटी नोड हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे, तीन नोड हो गया। यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, तो दो एंटी नोड हो गया बेटा यहाँ पे। एंड वी नो दैट v इजकल टू रूट अंडर टी अपॉन एम होता है बेटा। ठीक है, वेलोसिटी जो स्ट्रिंग में होता है, पहले वाले वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया इसके बारे में कि स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी होता है v इजकल टू रूट अंडर टी अपॉन एम होता है। सो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट मोड। लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इजकल टू एल। सो दिस इज एल इजकल टू, अच्छा कितना वेव है, तो हमने अभी पढ़ा था कि नोड और नोड, दो नोड के बीच या दो एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। सो यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एक नोड है, तो इसके बीच का डिस्टेंस दिस इज लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। सो दिस इज कल टू फर्स्ट मोड जो मिला उसमें लेंथ एल इज कल टू, दिस इज फर्स्ट वेव लेंथ को हम लैम्डा 1 मान रहे हैं। सो दिस इज लैम्डा 1 बाई 2। सो दिस इज लैम्डा 1 इज कल टू कितना हो गया यहाँ पे, 12 हो गया। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी इज कल टू वी अपॉन लैम्डा होता है। सो दिस इज वी अपॉन लैम्डा 1 हो गया। सो दिस इज 1 अपॉन 12 रूट अंडर टी अपॉन म्यू। सो दिस इज कल टू, यहाँ पे ये फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी आई। अगर आप v की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो v की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट सेकेंड मोड हो गया, तो सेकेंड मोड में एक नोड और एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पहले वाले में कितने नोड थे, दो, एंटी नोड कितने थे, ए। तो इस बार कितने नोड हो जाएंगे, तो तीन नोड हो जाएंगे, दो एंटी नोड। तो एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड। अब फिर से देखो, लेंथ तो वही है स्ट्रिंग का, लेंथ में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, बट हम जानते हैं यहाँ पे कि जो आपका नोड है उसके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। तो दिस इज लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज लैम्डा बाई 2। सो टोटल कितना हो गया, लैम्डा। सो पहले वाले जो वेवलेंथ था उसको हमने लैम्डा 1 माना था, तो दूसरे वाले को क्या मानेंगे, लैम्डा 2। सो दिस इज एल इजकल टू लैम्डा 2 हो गया। सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू वी अपॉन लैम्डा 2। सो दिस इज 1 अपॉन एल रूट अंडर टी अपॉन एम। सो फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई बेटा वो पहले वाले की डबल आई है। देखिए न्यू 1 इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ न्यू। Nu is the fundamental frequency. This frequency is called first overtone और second harmonic. इस फ्रीक्वेंसी को बेटा हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। देखो फंडामेंटल से एक नोड और एक एंटी नोड का जो इंक्रीमेंट होता है बेटा, इसको हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं।
अगर 2 नोड 2 एंटी नोड का इंक्रीमेंट हुआ है तो उसको सेकेंड ओवरटोन कहते हैं। अगर 3 नोड 3 एंटी नोड का इंक्रीमेंट हुआ है तो उसको थर्ड ओवरटोन कहते हैं। अगर 4 नोड 4 एंटी नोड का इंक्रीमेंट हुआ है तो उसको फोर्थ ओवरटोन हम कहते हैं। और हार्मोनिक, हार्मोनिक कैसे डिसाइड करते हैं? जो भी आप मोड की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। तो जो भी मोड की आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो आपका हार्मोनिक कहलाता है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए सेकेंड हार्मोनिक इसको हम कहेंगे। थर्ड मोड की अगर बात करें बेटा तो थर्ड मोड में एक नोड एक एंटी नोड फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नोड हो गया, एक नोड हो गया, एक नोड हो गया, एक नोड, पहले 3 नोड थे अब 4 नोड हो गए। एंटी नोड कितने होंगे बेटा? 4, 1 2 3, 3 एंटी नोड हो जाएंगे। फिर से लेंथ तो वही है स्ट्रिंग का, लेकिन इस बार बेटा नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस दिस इज लैम्डा बाई 2, दिस इज लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा 2 तो हमने पहले ही ले रखा है तो इस पर लैम्डा 3 ले लेंगे। सो लैम्डा 3/2, लैम्डा 3/2, लैम्डा 3/2। सो दिस इज कल टू 3 लैम्डा 3/2 इज कल टू एल हो गया, तो लैम्डा 3 निकल गया। तो फिर से फ्रीक्वेंसी इज कल टू फ्रीक्वेंसी इज कल टू वी अपॉन लैम्डा 3। सो दिस इज यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी वी की, सो और लैम्डा 3 की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा 3 इज कल टू 2l/3। सो दिस इज 3/2l इंटू रूट अंडर टी अपॉन म्यू। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो फंडामेंटल की 3 टाइम्स हो गई बेटा। और फंडामेंटल का जितना टाइम्स ये नोड फ्रीक्वेंसी हो गया है, ये मोड जितना टाइम्स फ्रीक्वेंसी का हो गया फंडामेंटल का, उतना हार्मोनिक इसको कहेंगे। सो दिस इज नोन एज ए थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटोन कितना हो गया? सेकेंड, क्योंकि फंडामेंटल से 2 नोड और 2 एंटी नोड का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह से बेटा हम इसको करते हैं। अब इसी का है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में आप 2 इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक जो होगा इक्वेशन वो पॉजिटिव में हो जाएगा, एक नेगेटिव में होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के कारण ऐसा फॉर्मेशन होगा। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद -2a sin kx cos ओमेगा t हो गया। जब x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू l पे, मतलब कि यहाँ पे दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इक्वल टू l, इन दोनों पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है? नोड मिल रहा है। तो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 फॉर ऑल t, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू l फॉर ऑल t। सो यहाँ पे आपको नोड मिलता है तो नोड का कंडीशन यूज कर लेंगे, वहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2l/n आ जाएगा। इन जनरल यहाँ पे आ गया और फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट नोड की। इसके बाद है लॉज ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। जैसे हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2l रूट अंडर टी अपॉन कितना हो गया? m हो गया बेटा। सो किन किन चीज़ों पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली, तो वही है लॉज कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या हो गया? टेंशन। फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ। तो इन सभी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट में देखिए तो स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स और एयर कॉलम्स। ऑर्गन पाइप्स क्या होता है बेटा? जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्रिएट करवा लेते हैं। एयर प्रेशर के कारण डिफरेंट डिफरेंट जिससे हम साउंड क्रिएट करवा लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम ऑर्गन पाइप कहते हैं। जैसे फ्लूट है, ठीक है, फ्लूट हो गया, विशल हो गया, तो ये सब जो है बेटा ऑर्गन पाइप कहलाता है। अब ऑर्गन पाइप 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में बेटा इस तरह से दोनों एंड क्या होते हैं? ओपन होते हैं। और क्लोज ऑर्गन पाइप में एक तरफ क्लोज होता है। अब इसमें कैसे बनता है और कितने कैसे फर्स्ट मोड में क्या फ्रीक्वेंसी मिलता है, सेकेंड मोड में क्या फ्रीक्वेंसी मिलता है, ये सब हम यहाँ पे जानेंगे। देखो हमेशा याद रखना कि ऑर्गन पाइप में जो ओपन एंड होता है बेटा, वहाँ पे एयर को फैलने का बहुत जगह मिलता है, इसलिए वहाँ पे आपका एंटी नोड बनता है। और जो क्लोज यहाँ पे एंड होता है बेटा, वहाँ पे आपका क्लोज एंड पे आपको नोड मिलता है। तो ये हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं। तो जब हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट मोड में आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, फर्स्ट मोड में क्या है कि ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप है, ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप है। फर्स्ट मोड में यहाँ पे एंटी नोड मिलेगा, यहाँ पे एंटी नोड, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है उसमें जो ओपन एंड होता है वहाँ पे एंटी नोड मिलता है। अगर 2 एंटी नोड मिल रहे हैं एंड पे तो बीच में एक नोड मिलना है बेटा, क्योंकि नोड और एंटी नोड कंजिक्यूटिव मिलता है, मतलब एक नोड एक एंटी नोड, एक नोड एक एंटी नोड। तो अगर 2 नोड मिल रहा है, दोनों ओपन एंड पे मिल रहा है, तो बीच में यहाँ पे क्या मिलेगा? एक नोड मिलेगा। और ये आपका कहलाता है फर्स्ट जो है मतलब कि जो फंडामेंटल मोड इसको आप बोले तो ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ द फंडामेंटल मोड। अब देखो ऑर्गन पाइप का लेंथ कितना हो गया? L,
अब यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाई 2। सो हम फर्स्ट मोड में इक्वेट करेंगे बेटा कि दिस इज पाइप ऑफ लेंथ एल, एल इजकल टू कितना हो गया 2 इंटू लैम्डा 1/4 या वही लैम्डा 1/2। सो लैम्डा 1 इजकल टू 2L हो गया बेटा। तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की जो फ्रीक्वेंसी हो गई या फंडामेंटल की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, दिस इज V अपॉन लैम्डा 1। सो दिस इज V अपॉन लैम्डा 1 का मतलब हो गया 1/2L, 1/2L इंटू रूट V की वैल्यू पुट किया है, जो V की वैल्यू होगा साउंड वेव में, तो रूट अंडर गामा P अपॉन रो। आप ऐसे भी रख सकते हैं कि V अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 2L, तो V अपॉन 2L, दिस इज द फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल मोड जो है उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। नाउ सेकेंड मोड में क्या हो जाएगा बेटा, तो हम जानते हैं कि एक नोड एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट। तो पहले कितने नोड एंटी नोड थे, तो दो एंटी नोड थे, अब तीन एंटी नोड हो जाएंगे, और नोड कितने हो जाएंगे, दो नोड हो जाएंगे। लेंथ वही है आपका एल, लेकिन अब एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे टोटल वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा। तो पहले वाले को लैम्डा 1 लिया था, तो इसको लैम्डा 2 ले लेंगे। सो दिस इज एल इजकल टू लैम्डा 2, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी इजकल टू V अपॉन लैम्डा 2। सो अगर आप देखें तो न्यू 2 इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ न्यू आ जाएगा, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा पहले वाले से डबल हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे, और ओवरटोन कौन सा कहलाएगा, फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा बेटा। सो दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरह से आप थर्ड भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो अब कितने, अब यहाँ पे पहले कितने एंटी नोड हो गए थे, 3 एंटी नोड, जब 4 एंटी नोड बना, तो 4 एंटी नोड के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये कितने एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। अच्छा 5 बन गए क्या, 1 2 3 चाहिए ना, 4 एंटी नोड बने तो 5 बन गए, तो ज़्यादा बन गया। इस बार इसके इससे आगे वाला ये बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखो एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नोड, यहाँ पे नोड, और यहाँ पे कितना, नोड। तो अब लेंथ तो वही एल है, लेकिन अब वेवलेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, मतलब दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3/2। सो दिस इज लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2L अपॉन 3 हो गया। सो फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 3, सो दिस इज इक्वल टू 3V अपॉन 2L हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको हम थर्ड हार्मोनिक कहेंगे बेटा, थर्ड हार्मोनिक कहेंगे, और ओवरटोन भी आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो अगर देखें तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, तो दूसरे वाले कितना आया सेकंड, तो तीसरे वाला कितना आया 3, चौथे वाले का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आता है। जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। देखो लिखा है वेरियस फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज द रेशियो 1:2:3:4:5, दीज आर कॉल्ड द हार्मोनिक्स। अब इसी तरह से क्लोज ऑर्गन पाइप की हम बात करेंगे बेटा। तो क्लोज ऑर्गन पाइप आप देख सकते हो कि एक एंड पे क्या है क्लोज, और एक एंड पे क्या है ओपन। तो क्लोज ऑर्गन पाइप है, यहाँ पे क्या बन जाएगा नोड, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, दिस इज एंटी नोड, ठीक है। एक एंड पे बनेगा नोड, एक एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बन जाएगा। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज लैम्डा बाई 4 होता है। सो दिस इज लैम्डा 1/4 इजकल टू कितना हो गया, एल हो गया। सो लैम्डा 1 इजकल टू कितना हो गया, 4L। सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू V अपॉन लैम्डा 1, सो दिस इज इजकल टू 1 अपॉन दिस इज V अपॉन कितना हो जाएगा 4L। बस यहीं रहने दो, V अपॉन 4L ही रहने दो, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत आगे नहीं है कि जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड मोड की अगर बात करें बेटा, तो सेकेंड मोड में यहाँ पे फिर से एक नोड एक एंटी नोड का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसके पहले एक नोड था एक एंटी नोड, तो यहाँ पे 2 नोड हो जाएंगे, 2 एंटी नोड। तो देखो यहाँ पे नोड हो गया, यहाँ पे नोड हो गया, यहाँ पे एंटी नोड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया एंटी नोड। और जो यहाँ पे देख लो तो नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाई 2, और नोड एंटी नोड के लैम्डा बाई 4। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा बेटा। सो पहले वाले को लैम्डा 1 लिया था, तो इसको क्या ले लेंगे लैम्डा 2।
So this is equal to L is equal to 3 lambda 2 upon 4, so lambda 2 is equal to 4L by 3. So frequency जो हो जाएगा बेटा, सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू V अपॉन lambda 2, so this is 4L upon 3, so this is 3V upon 4L, so 3 times of फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. मतलब कि इसमें जो सेकेंड फंडामेंटल के बाद जो फर्स्ट मोड आया है बेटा, फंडामेंटल मोड के बाद जो फर्स्ट मोड आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है फंडामेंटल के 3 टाइम्स है, तो इसको थर्ड हार्मोनिक हम कहेंगे. दिस इज द थर्ड हार्मोनिक. और ओवरटोन कौन सा? फर्स्ट ओवरटोन. इसी तरह से अगर हम थर्ड ओ मोड की बात करेंगे, फंडामेंटल को अगर फर्स्ट मानते हैं तो ये सेकंड हो गया था, और ये कौन सा हमारा? थर्ड मोड. थर्ड मोड में फिर से एक नोड एक नोड के बढ़ाएंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी बेटा वो 5 टाइम्स हो जाएगी. मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ रहा है, सबसे पहले हार्मोनिक क्या आ रहा है? हार्मोनिक आ रहा है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फिर क्या आ जाएगा? 7, फिर क्या आ जाएगा? 9. तो ये सब हार्मोनिक्स हैं बेटा यहाँ पे. और ओवरटोन क्या हो जाएगा? ओवरटोन तो फर्स्ट, सेकेंड ऐसे ही चलता है ओवरटोन. और इसका रेशियो अगर देखिए हार्मोनिक्स का, तो 1:3:5 ये आ जाता है बेटा. तो ये आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है. इसके बाद है बीट्स. बीट्स क्या होते हैं? These periodic vibrations in the intensity of sound caused by the superposition of two sound waves or slightly different frequency are called beat. One rise and one fall of intensity constitute one beats. The number of beats produced per second is called the beat frequency. So beat frequency is equal to होता है बेटा, this is nu1 minus nu2. सो nu1 जो होता है जनरली हम nu2 से ज़्यादा रखते हैं बेटा. सो दो इक्वेशन हमने ले लिया. दिस इज इक्वल टू a sin omega 1 इंटू टी इजकल टू a sin 2 pi nu1 इंटू टी एंड y2 इजकल टू a sin omega 2 इंटू टी. सो दिस इज a sin 2 pi nu2 इंटू टी. दोनों को हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये इक्वेशन बना बेटा. इसमें न्यू मॉडलेटेड nu1 माइनस nu2 को हम न्यू मॉडलेटेड मानते हैं, इस nu1 प्लस nu2 अपन 2 को हम न्यू एवरेज मानते हैं. वैल्यू पुट करते हैं, ये इक्वेशन आता है यहाँ पे. और ये जो r आया बेटा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम होगा तो लाउड साउंड मिलेगा, एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम होगा तो फैंड साउंड मिलेगा. तो अब सब खेल इसी का बेटा. इसमें 2a कांस्टेंट है, तो cos 2 पाई न्यू मॉडुलेटेड इनटू टी अगर प्लस माइनस 1 के बराबर होता है तो ये हम कहते हैं कि लाउड साउंड मिलेगा. कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो इस टाइम पे आपको लाउड साउंड मिलेगा. देखो यहाँ से इक्वेट किया हमने, cos 2 पाई न्यू मॉडुलेटेड इंटू टी इजकल टू प्लस माइनस 1. प्लस माइनस 1 का मतलब है कि n पाई होगा बेटा. इक्वेट किया उसको हमने और यहाँ से टाइम निकाला. दो टाइम के बीच का डिस्टेंस हमने टाइम निकाल लिया, तो दो जो लाउड साउंड मिलेगा उसके बीच का जो टाइम है t इजकल टू 1 अपन nu1 माइनस nu2. इसी तरह से रिजल्टेंट मिनिमम होगा, मतलब आपको फैंड साउंड मिलेगा, उसको हमने इक्वेट 0 से कर दिया. इसका भी टाइम हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो टाइम t इजकल टू दिस इज 1 अपन nu1 माइनस nu2 आ गया. सो बीट फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 अपॉन कितना होता है बेटा? टाइम ऑफ बीट कितना हो गया था? 1 अपन nu1 माइनस nu2. एंड बीट फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, सो 1 अपन nu1 माइनस nu2. सो दिस इजकल न्यू बीट इजकल टू nu1 माइनस nu2. यहाँ पे आंसर आया है. ठीक है.